नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत, पहाड़ियां पर और मैदान को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से किस प्रकार इसका संगम हुआ, टैथिस सागर का किस प्रकार टैथिस सागर समाप्त हो गया है। आज हम कोबर का भूसंतति सिद्धांत इन सभी को आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखेंगे। हम देखेंगे पर्वत, पहाड़ियां, पठार तथा मैदान को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्वत, पहाड़ियां और पठार मैदान क्या होते हैं। तो मैदान क्या होते हैं, समुद्र तल से हमें जब 300 मीटर की ऊंचाई पर 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या मिलते हैं, मैदान मिलते हैं। और समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर 600 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो पठार मिलेंगे। और समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर पहाड़ियां, फिर 2700 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या मिले, पर्वत मिले। हमने क्या देखा कि जो पर्वत, पठार, मैदान होते हैं तो इनकी लंबाई हमने किस प्रकार, लंबाई के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान को देख लिया। सबसे पहले देखा कि समुद्र तल है, समुद्र तल से हम जब 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो उसको हमने मैदान बोला। जब हम समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो उसको हमने पठार बोल दिया। और इसी प्रकार हम 1800 मीटर की ऊंचाई पर गए तो पहाड़ियां, 2700 मीटर की ऊंचाई पर गए तो हमने उसको पर्वत बोल दिया। अब हम देखते हैं कि जो भारत का हमने कुल क्षेत्रफल बताया था, आपको कमेंट कीजिए क्या बताया था भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल बताया था आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बताया था हमने भारत का कुल क्षेत्रफल। तो जब भारत का कुल क्षेत्रफल है तो हमें ये बताना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल पर पर्वत कितने % भाग पर पाए जाते हैं, फिर पहाड़ियां कितने % भाग पर पाए जाते हैं, पठार और मैदान। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल से पर्वत कितने % भाग पर पाए जाते हैं। तो हमारे जो पर्वत हैं, पर्वत पाए जाते हैं 11% भाग पर। कितनी, 11% भाग पर। भारत के कुल क्षेत्रफल से, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 11% भाग पर हमें पर्वत मिलते हैं। फिर 18% भाग पर क्या मिलेंगी, पहाड़ियां। 18% भाग पर क्या मिली, पहाड़ियां मिल गई। फिर हम देखते हैं कि चलिए सर आपने बता दिया कि पठार 11 पर, पहाड़ियां 18 पर, तो पठार कितने पर होंगे, तो पठार होंगे 28 पर। कितने पर, 28 पर। क्या हो गया, पठार। भारत के कुल क्षेत्रफल पर पठार कितने % पर, तो 28% भाग पर हमें पठार मिलते हैं। इसके बाद मैदान कितने पर मिलती हैं, तो मैदान मिलते हैं 43%, अर्थात 43% भाग पर हमें मैदान मिलते हैं। कोई पूछे ना पूछे, मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि बताइए कि हमें जो पर्वत है कितनी % भाग पर मिलेगा। तो आपको फटाफट कमेंट कर देना कितनी % भाग पर मिलेगा, 11% पर। फिर हम पूछेंगे सर पहाड़ियां बताइए, पहाड़ियां बता दीजिए फटाफट, 18 पर। पठार कितने पर, 28 पर। और फिर पूछेंगे मैदान, तो मैदान कितने पर, 43% पर। अब हम पूछते हैं कि सर समुद्र तल से, क्या समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। तो ये आपको कमेंट करना। अभी मैंने बताया था, विदिन 1 सेकंड पहले बताया था कि हम जब समुद्र तल की ऊंचाई से इतनी मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें पर्वत मिलेंगे। कितनी मीटर की ऊंचाई पर जाना है ये आपको कमेंट करना है। इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय, जो हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है। हमने पर्वत, पठार और मैदान देख लिया कि हमें 300 मीटर की ऊंचाई जाने पर मैदान मिले। मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल के 43% भाग पर हैं। इसके बाद हम जब 600 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो पठार मिलते हैं। जो पठार हैं जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 28% भाग पर फैले हुए हैं। जब हम कितने, 600 हो गया, 300, 600 और इसके बाद कितना है, 1800 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, कितने, 1800 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या मिली, पहाड़ियां मिली, जो कितने पर, 18% भाग पर फैली हुई हैं। इसके बाद हम जाते हैं 2700 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाने पर हमें पर्वत मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं। तो पर्वत हैं जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% भाग पर फैले हुए हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो जब हमारा जी ऊपर का अंगारा लैंड, क्या, अंगारा लैंड, और नीचे का था गोंडवाना लैंड। ऊपर था अंगारा लैंड और नीचे का भाग था गोंडवाना लैंड, और बीच में भरा हुआ था टैथिस सागर। क्या, टैथिस सागर। लोगों का मानना है, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि जहां पर अभी हिमालय है पहले वहां पर क्या था, टैथिस सागर था। क्या था, टैथिस सागर था। अब टैथिस सागर था तो फिर यहाँ पर हिमालय कैसे आ गया सर, अचानक कोई रख गया हिमालय।
नहीं, अचानक नहीं रह गया है। जो अंगारा लैंड, ऊपर का अंगारा लैंड और नीचे का गोंडवाना लैंड था, इसमें कई नदियां प्रवाहित होती हैं। क्या नदियां प्रवाहित होती हैं? जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो ये क्या लाती हैं? अपने साथ मलबा लेकर आती हैं। क्या लेकर आती हैं? मलबा, मतलब कंकड़ पत्थर गंदगी सब लेकर आएंगे ये। जब ये सब गंदगी लेकर आई है, ऊपर से अंगारा लैंड, नीचे से गोंडवाना लैंड की जब ये नदियां निक्षेपण को लेकर तथा मलबा को लेकर आती हैं, तो ये क्या कहती है? तैतीस सागर में डाल दी जाती हैं। लगातार डालने के कारण यहाँ क्या होता है? भराव होता जाता है। तो इसकी क्या होती है? लंबाई बढ़ती है। जैसे तैतीस सागर की लंबाई बढ़ी तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। इसी प्रकार लंबाई बढ़ी तो चौड़ाई कम हुई, चौड़ाई कम होती गई तो एक दिन ऐसा आता है कि पूरा ये भर जाता है। और भर जाने के कारण क्या होता है? यहाँ एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। जब ये दोनों भर जाते हैं, जब तैतीस सागर मलबा के कारण भर जाता है, ये अपना क्या हुआ? तैतीस सागर, यहाँ से नदियां आई, मलबा डाला, भराव हो गया, तो एक पर्वत यहाँ और एक यहाँ जाके, तो एक पर्वत इस प्रकार अंगारा लैंड की तरफ निकला। गोंडवाना के लिए, गोंडवाना जहां से आ रहा है वहां पर भी एक पर्वत बन गया। तो यहाँ पर बना उसको हमने क्या बोला? हिमालय बोल दिया। क्या बोल दिया? हिमालय बोल दिया। और जो यहाँ पर बना उसको बोला कुनलुन सा, कुनलुन सा बोल दिया, कुनलुन सा। और बीच में जो है उसको बोलते हैं तिब्बत। क्या बोलते हैं? तिब्बत। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों के द्वारा लगातार लाए गए निक्षेप से तैतीस सागर का भराव हुआ, तो उससे क्या हुआ कि एक हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और कुनलुन सा पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये किसका था? कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत था। किसका था? कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। कोबर ने भूसन्निधि सिद्धांत दिया था। उसमें कहा था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से लगातार इसकी लंबाई बढ़ती गई और चौड़ाई में दबाव बढ़ा। चौड़ाई कम होती गई, दबाव बढ़ता गया, जिससे इस साइड पे एक पर्वत उठ गया और उस साइड पे एक पर्वत उठ गया, जिसे हमने एक साइड के हिमालय, जो गोंडवाना लैंड के साइड बना उसको हिमालय बोला, एक को हमने कुनलुन सा बोला, बीच का क्षेत्र हुआ उसको हमने तिब्बत बोला। क्या बोला? तिब्बत बोला। इसके बाद आते हैं अपने हैरी हेंस का सिद्धांत। एक हैरी हेंस ने भी सिद्धांत दिया। हैरी हेंस ने कहा कि जो यूरेशियन प्लेट है, क्या है? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने से हैरी हेंस ने एक सिद्धांत दिया था। हैरी हेंस ने क्या सिद्धांत दिया? हैरी हेंस ने बोला, हैरी हेंस ने कहा कि हैरी हेंस ने कहा एक पर्वत है अपने, क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियन पर्वत, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हैरी हेंस के सिद्धांत में मिलता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये आपस में कैसे? कि जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई तो नीचे धंस गई, यूरेशियन प्लेट आई ये ऊपर उठ गई। इन दोनों के प्लेट से ऊपर उठने से जो समुद्र था, तैतीस सागर में जो मलबा जमा हो रहा था नदियों के द्वारा, तो ये मलबा क्या हुआ? अचानक धीरे धीरे ऊपर उठ गया, जिससे क्या हुआ? एक पर्वत का यहाँ निर्माण हो गया, एक पर्वत का निर्माण यहाँ हो गया, इसको हिमालय, इसको कुनलुन सा, और बीच का तिब्बती क्षेत्र का निर्माण हो गया है। अब कहते हैं कि सर आपने बोला सबसे पहले पर्वत पहाड़ियां मैदान पढ़ा दिया, इनका क्षेत्रफल पढ़ा दिया, कितने % भाग पर पाई जाती हैं। आपने हिमालय बता दिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कि हिमालय तैतीस सागर था, जहां आज हिमालय है वहां पहले तैतीस सागर था, और तैतीस सागर में नदियों की मलबा के जमाव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। यह एक दो दिन की बात नहीं है, लाखों वर्षों की, लाखों समय में है कार्य हुआ है। इसके बाद देखते हैं जो हिमालय निकला हुआ है, क्या निकला है? हिमालय, ये अपना हिमालय निकला है तो पामीर की गांठ है। क्या है? पामीर की गांठ, पामीर की गांठ, पामीर की गांठ से पांच पर्वत निकलते हैं। पामीर की गांठ से कितने? 5 पर्वत निकले। एक तो निकल गया अपने भारत की तरफ, एक गया पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक तिब्बती क्षेत्र और एक चाइना क्षेत्र में। तो पामीर के गांठ से 5 पर्वत निकले, जिसमें से पहला था अपना क्या? हिमालय। पहला क्या था? हिमालय। और जो तिब्बत में निकला उसको बोला कुनलुन सा। क्या बोला? कुनलुन सा। पाकिस्तान में निकला सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान में निकला उसको क्या बोला? सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। और जो अफगानिस्तान में गया उसे बोला हिंदू कुश पर्वत। क्या बोला? हिंदू कुश पर्वत। तो पामीर की गांठ से कितने पर्वत निकले? 5 पर्वत निकले। एक तो हिमालय हो गया, एक कुनलुन सा हो गया, और जो यहाँ पर निकला इसको बोला तियन शान। क्या? तियन शान। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पामीर की गांठ से कितने पर्वत निकले हैं, तो पामीर की गांठ से 5 पर्वत निकले,
पहला तियनशान, कुल्लुनशान, हिमालय, सुलेमान और हिंदू कुश। हिमालय अपना कहाँ से है, तो पामीर के गांठ से है। पामीर के गांठ हो गया, क्या हो गया, पामीर के गांठ से। अब बात आती है जो हिमालय है, अब हम देखते हैं हिमालय को, क्या देखेंगे, हिमालय को। हिमालय को देखते हैं तो हिमालय को हम 4 भागों में पढ़ते हैं। कितने, 4 भागों में। हिमालय को हम पढ़ते हैं 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पार हिमालय। इसी को बोलते हैं तिब्बती हिमालय। क्या बोलते हैं, तिब्बती हिमालय। तो ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय कहते हैं और तिब्बती हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे बेहद हिमालय। क्या पढ़ेंगे, बेहद हिमालय। बेहद हिमालय, बेहद हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद देखते हैं लघु हिमालय। क्या देखते हैं, लघु हिमालय। लघु हिमालय, सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, पर्वत, पर्वत देख लिए, पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान देख लिया। भारत का क्षेत्रफल देखा, क्षेत्रफल के स्थान पर इनका कितना % विस्तार है ये भी देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, जहां आज हमारा हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है वहां पर पहले एक तैतीस सागर था। क्या तैतीस सागर था, तो कोवन ने भू सन्निधि सिद्धांत था। कोवन ने भू सिद्धांत सन्निधि का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा इन्होंने कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के द्वारा नदियों के द्वारा जो मालवा लाया जा रहा है, उस मालवा के द्वारा निक्षेपण से लगातार जमाव के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और इसके बाद आते हैं हमारे को हैरी हेंस का सिद्धांत। हैरी हेंस के सिद्धांत में कहा गया है कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। कैसे, हिमालय, जैसे एक प्लेट अपनी ए आई, एक प्लेट ए आई, तो एक प्लेट ऊपर चली गई, एक प्लेट नीचे चली गई, बीच में क्या था, समुद्र था। तो समुद्र से क्या हुआ, तो जमा हुआ था तैतीस सागर में, जो नदियों के द्वारा निक्षेपण लाया गया था। जब एक प्लेट यहाँ से, एक प्लेट यहाँ से, तो क्या हुआ, दबाव पैदा हुआ। दबाव पैदा होने के कारण इन पर्वतों का निर्माण हो गया। क्या, पर्वतों का निर्माण हो गया। तो हमने एक को बोला था हिमालय और एक को बोलता था कुल्लुनशाह, कुल्लुनशाह बोल दिया। अब जो हिमालय अपना फैला हुआ है तो कहाँ से, पामीर की घाट से आया है। कहाँ से, पामीर की घाट से। पामीर की घाट से 5 पर्वत निकलते हैं। सबसे पहले जो अपने भारत में गया उसको बोल दिया हिमालय। तिब्बती क्षेत्र में गया कुल्लुनशाह। चाइना के ऊपर निकला तियनशाह। कौन सा, तियनशाह। अब जो पाकिस्तान में आया उसको बोला सुलेमान। क्या बोला, सुलेमान। अफगानिस्तान का गया उसको बोला हिंदू कुश। ये हो गया हमारे हिमालय की उत्पत्ति हो गई, भारत के भौगोलिक विभाजन की, पर्वत, पठार, मैदान हो गए। अब हम देखते हैं मेन बात, मेन मुद्दा था अपना हिमालय को। आज क्या देखना था, हिमालय को देखना था। तो हिमालय को हम देखते हैं 4 भागों में। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहते हैं और तिब्बती हिमालय कहते हैं। इसके बाद देखेंगे बेहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर लघु हिमालय। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हमने पार हिमालय और तिब्बती हिमालय बोला। अब ट्रांस हिमालय क्या पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में। सबसे पहले बांटा गया है अपना कौन सा, मैकाल श्रेणी, अरे ये तो अलग है। सबसे पहले हमने बांटा है किस में, काराकोरम में। ट्रांस हिमालय को बांटते हैं तो ट्रांस कौन सा, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जौस्कर श्रेणी, और इसके बाद देखते हैं कैलाश श्रेणी। अब हम जो श्रेणियां हैं, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय के बाद वैध हिमालय कहाँ है, मध्य हिमालय कहाँ है, लघु हिमालय कहाँ है, ये हम देखते हैं मैप में। कहाँ देखते हैं, मैप में। जो हमने ये लाल लाल बना रखा है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की जो हमने 4 श्रेणियां बताई आपको, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद बताया कैलाश, कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय को देखा हमने, ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणी में बांटा गया, काराकोरम में, लद्दाख में, जास्कर और श्रेणी में। तो लद्दाख, काराकोरम कहाँ पर है, तो काराकोरम जी अपने लद्दाख में, लद्दाख में ही काराकोरम श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्कर श्रेणी हो गई, कैलाश श्रेणी हो गई। सबसे पहले हमें ये सीखना है जो काराकोरम की श्रेणियां हैं इनका क्रम पूछा जाता है कि काराकोरम ट्रांस हिमालय की
जो श्रेणियां हैं उनको क्रम से लगाइए। तो उनको क्रम से कैसे लगाना है, तो सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले बोलेंगे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जॉस्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। फटाफट आप इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इनको ट्रिक से याद किस प्रकार करना है। ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से हम इस प्रकार याद करेंगे, क्या लिख देंगे, काली जी, क्या, काली, माता काली जी। तो का से लिखेंगे काराकोरम, ला से लद्दाख और जा से जॉस्कर, क्योंकि ज्यादातर हमसे 3 श्रेणियां ही पूछी जाती हैं कि इन 3 श्रेणियों को क्रम से लगाइए। इन 3 श्रेणियों को क्रम से लगाना है, क्योंकि जो 3 श्रेणियां यही भारत में स्थित है, जबकि कैलाश श्रेणी कहाँ पर है, तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय की जो कैलाश श्रेणी वो कहाँ है, तिब्बत में है। जबकि ये 3 श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर कहाँ पर है, भारत में है। भारत के भी कहाँ पर है, लद्दाख में है। अब हम देखते हैं काराकोरम श्रेणी को, किसको, काराकोरम श्रेणी को देखते हैं। तो काराकोरम श्रेणी कहाँ है, लद्दाख में है। और जो हमने पढ़ा था भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या पढ़ा था, इंदिरा कॉल। कितनी डिग्री पर है ये आपको कमेंट करना है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस श्रेणी पर है, अभी हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है। अब लद्दाख से भी पूछा जाए किस हिमालय पे, तो ट्रांस हिमालय पर है। लेकिन ट्रांस हिमालय की भी किस श्रेणी पर है, तो यह काराकोरम की श्रेणी पर है। क्या है, इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु किस श्रेणी पर स्थित है, तो काराकोरम की श्रेणी पर स्थित है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर, हमने आपसे हिमालय का नहीं पूछा कि आप लगा देंगे सर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, हिमालय की बेहद हिमालय पर है, लेकिन नेपाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कहां पर है। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर ट्रांस हिमालय पर है। ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर है। तो कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू है। और केटू का दूसरा नाम ही है गॉडविन आस्टेन। क्या है, गॉडविन आस्टेन। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो केटू है, इसी को बोलते हैं गॉडविन आस्टेन। आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे ऊंचे शिखर की लंबाई बता दीजिए, ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। कितनी है, 8611 मीटर है। हमने देखा कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया। काराकोरम में, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जॉस्कर और कैलाश श्रेणी है जो तिब्बती क्षेत्र में है। तो हमें ज्यादातर इन 3 श्रेणियों को याद करना है। काली जी, का से काराकोरम, ला से लद्दाख और जी से जॉस्कर श्रेणी, इन तीनों का क्रम याद आ जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे क्या पूछा जाए कि काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर के बीच में जो नदियां प्रवाहित होती हैं इनको बता दीजिए। कि काराकोरम से लद्दाख है, काराकोरम से, एक मिनट, ये क्या हो गया अपने, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद है अपनी कौन सी, लद्दाख के बाद है जॉस्कर श्रेणी। क्या है, जॉस्कर श्रेणी। तो आपको बताना है कि काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर श्रेणी है, इनके बीच में जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं इनका नाम बताइए। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो नदी प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं, श्वेक नदी। कौन सी नदी, श्वेक नदी। तो काराकोरम, लद्दाख किस नदी के द्वारा अलग हो रहे हैं, तो श्वेक नदी के द्वारा अलग हो रहे हैं। और लद्दाख और जॉस्कर किस नदी के द्वारा, तो सिंधु नदी के द्वारा। किसके द्वारा अलग हो रहे हैं, तो सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा। काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्वेक नदी है, जबकि लद्दाख और जॉस्कर के बीच में कौन सी है, सिंधु नदी है। तो आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए कि भैया हमें बता दीजिए कि जो काराकोरम है और लद्दाख है किस नदी के द्वारा अलग हो रहा है, किस नदी के द्वारा अलग हो रहा है, तो यह श्वेक नदी के द्वारा अलग हो रहा है। या इन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, तो श्वेक नदी प्रवाहित हो रही है। काराकोरम, लद्दाख के बीच में श्वेक नदी प्रवाहित हो रही है। तो भैया आपने जब ये बता दिया ही है तो ये और बता दीजिए कि लद्दाख और जॉस्कर के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है। तो लद्दाख और जॉस्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। अब हमने क्या पढ़ लिया आज, ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय का पूरा हिमालय भी पढ़ लिया। तो ट्रांस हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, फटाफट रिपीट कीजिए। सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जॉस्कर, जॉस्कर के बाद कैलाश श्रेणी।
अब हम कहते हैं कि काराकोरम लद्दाख को किस नदी के द्वारा अलग किया गया, तो स्वेग नदी के द्वारा अलग किया गया, जबकि लद्दाख और जस्कर को सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी के द्वारा अलग किया गया है, सिंधु नदी के द्वारा। अब हम कहते हैं कि सर भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपने बोला सर केटू और गॉडविन आस्टिन है, केटू बोल दो या सी गॉडविन आस्टिन बोल दो। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर ऊंचाई है। तो ये कहाँ पर है, तो यह ट्रांस हिमालय पर है सर। ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी पर है, तो किस पर है, काराकोरम पर। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, कोई पूछे या ना पूछे मैं आपसे जरूर पूछूंगा। बताइए पर्वत का भारत के कुल क्षेत्रफल से पर्वत कितनी % भाग पर पाए जाते हैं, ये आपको हमने शुरुआत में ही बताया था। फटाफट बताइए कितने % भाग पर पाए जाते हैं, ये आपको कमेंट करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय हमने देखा, हिमालय के अंतर्गत हिमालय में 4, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। हमने आज क्या देख लिया, ट्रांस हिमालय देख लिया। कल हम देखने वाले हैं जो बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय पामीर के घाट से गया, भारत में कहाँ से फैला हुआ है, भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत तक देखेंगे। फिर यह यांग छोटी छोटी पहाड़ियों में डिवाइड है, ये भी देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय जो बटा हुआ है बीच बीच में, उसको भी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लघु हिमालय तथा बृहद हिमालय पर जो चोटियां, उन चोटियों को भी क्रम से देखने वाले हैं। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं कि आज तो हम बृहद हिमालय पढ़ नहीं पाएंगे, क्लास अपनी लंबी हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है और लघु हिमालय है, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इनके बीच में जी अपना क्या था, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, बृहद के बाद मध्य हिमालय, मध्य के बाद है लघु हिमालय। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, देखो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, और मध्य हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो हमें ये भी देख लेना है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किसके द्वारा, सचर जोन के द्वारा, सचर जोन के द्वारा, सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय अलग होता है। क्या होता है, सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय अलग होता है। अब हम कहेंगे सर बृहद हिमालय और मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो ये होता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय और मध्य हिमालय अलग होता है। अब हम कहेंगे सर बृहद हिमालय और लघु हिमालय का और बताइए, तो इसका क्या है, मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट, क्या है, मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट। हमने अभी देखा था कि जो काराकोरम है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम लद्दाख के बीच में स्वेग नदी है, जबकि लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी है। अब हमने काराकोरम को, ट्रांस हिमालय को हटा दिया। अब हम क्या कहते हैं कि इन चारों पर्वतों को लेते हैं, इन पर्वतों के बीच में जो लाइन खींची गई है इनको हम आज देखने वाले हैं। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सी है, तो आपकी सचर जोन है। क्या है, सचर जोन। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, सचर जोन के द्वारा अलग होता है। जबकि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और मध्य हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, तो हमने शुरुआत की थी भारत की भौगोलिक विभाजन से। भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले हमने पर्वत देखा, पहाड़ियां देखी, पठार देखे, मैदान देखे। तो हमने देखा कि पर्वत हैं, पर्वत भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% भाग पर पाए जाते हैं, जबकि पहाड़ियां 18% पर, पठार 28 पर और मैदान अपने 43% भाग पर पाए जाते हैं। और इनकी ऊंचाई, पर्वत, पठार, मैदान की ऊंचाई किस प्रकार देखी जाती है, तो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई को देखा जाता है। जब हम समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो मैदान मिलता है, 600 मीटर की ऊंचाई जाने पर पठार मिलता है और 1800 मीटर की ऊंचाई जाने पर हमें पहाड़ियां मिलती हैं। 2700 मीटर की ऊंचाई पर जाने, अधिक से ऊंचाई जाने पर हमें पर्वत मिलते हैं। हमने इनको भी देख लिया। इसके बाद देखते हैं हिमालय। हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद हमने बृहद हिमालय, बृहद के बाद देखा हमने लघु, मध्य हिमालय, फिर देखा लघु हिमालय। फिर हमने शुरुआत की ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय को भी 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले
काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जोस्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, इनको भी हमने ट्रिक से याद किया, काली जी ट्रिक बनाई, जिससे क्या हो गया, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। अब हम कहते हैं कि काराकोरम लद्दाख के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये श्वेत नदी प्रवाहित होती है। जबकि लद्दाख और जोस्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को बेहद हिमालय के द्वारा किसके द्वारा अलग किया गया, तो सचर जोन के द्वारा अलग किया गया। जबकि बेहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है, मिडिल मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग है। और जबकि मध्य हिमालय और लघु हिमालय की तो मेन बाउंड्री फॉल्ट है। अब हम कल क्या देखने वाले हैं, कल हम देखेंगे बेहद हिमालय को और मध्य हिमालय को। बेहद हिमालय में देखेंगे कि जो बेहद हिमालय का विस्तार कितना है, बेहद हिमालय में पर्वत चोटियां को देखेंगे क्रम से, फिर इसके बाद मध्य हिमालय को देखेंगे। मध्य हिमालय को कई बीच में बांटा गया है। और जो हमारे हिमालय है, हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर इनकी क्या होती है, लंबाई कम होती जाती है। क्यों होती जाती है, ये हम कल आपको विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो मिलते हैं कल आपसे शाम को 7 बजे इसी टाइम। जय हिंद दोस्तों।